student and researcher. I'm Dr. Tazim Shahbaz, and I'm working as a Dean and HOD of Community Medicine and Public Health Department. I am also working as a Director Research Cell as well as Chairperson of IRB. In today's video, I am going to share the step-by-step process of writing a research paper from choosing a topic to publishing it. As I have published many papers during my postgraduate study and conducted full-fledged workshops across all over the Pakistan, today I am sharing all my knowledge with you along with the free AI tool that can make each step faster and easier. आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपना जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे होंगे. In that case, please watch this entire video because we will start from scratch. For those of you who already have results and just want to know how to write a paper, तो आप jump ahead कर सकते हैं. But I recommend watching it all because AI tool will help at every stage. And now, without delay, let's get started. First of all, abstract. What a perfect abstract is. Are you struggling to write an abstract for your first research paper, for a project or a thesis, or not sure where to start? तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि what an abstract is, the key component you must include in it, and then walk through a real example abstract based on an actual research study. Or finally, I will show you how AI can help you refine your abstract within minutes. So let's start with the first one. What is an abstract is? Abstract is simply a concise summary and of your entire research. It gives your readers a clear snapshot of four major things. सबसे पहली कि why you did the study, how you did it, what you found, आपने क्या इसमें से निकाला, and why it matter, इसकी significance क्या है. और it is the one of the most powerful part of manuscript क्योंकि एडिटर जो होते हैं, कॉन्फ्रेंस रिव्यूअर जो होते हैं, अदर रिसर्चर इसी को पढ़ के डिसाइड करते हैं कि वेदर दे वांट टू रीड योर होल रिसर्च पेपर और नॉट. और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है दैट इज एक्चुअली अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, दैट इज एक्चुअली अ कंप्लीट स्नैपशॉट ऑफ योर रिसर्च. तो उसको अपने में बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए. इवन अगर कोई सिर्फ आपका एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ता है तो उसको होल स्टोरी जो आपका होल एक रिसर्च पेपर है उसको उसकी समझ आनी चाहिए. और जो रिसर्च जो एक ऐसा टूल है ये एब्स्ट्रैक्ट कि हम भी अपने उसमें लिटरेचर सर्च में बाज़ दफ़ा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के हमें पता चल जाता है कि हमने इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं है. तो जो की इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें होनी चाहिए और इसको अपने आप में कंप्लीट डॉक्यूमेंट होना चाहिए. जो मोस्ट ऑफ जर्नल रिक्वायरमेंट क्या है उनकी 150 to 250 वर्ड्स. बट आपको हमेशा जिस जर्नल को आपने चूज किया होता है उसके मुताबिक आपने उसको वर्ड काउंट को पूरा करना होता है. कमिंग टू द 5 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए गुड एब्स्ट्रैक्ट. तो अगर हम देखें तो एक जो इफेक्टिव आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है वो मिरर करता है द स्ट्रक्चर ऑफ योर फुल पेपर बट इन अ कंप्रेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म. There are the 5 parts you need to include. Number 1 जो अगर आप देखें तो बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन. बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन में क्या एस्टैब्लिश करता है कॉन्टेक्स्ट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च. देन द सेकंड वन इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव जिसमें क्लियरली आर्टिकुलेट द रिसर्च गैप और व्हाट योर स्टडी एम टू अचीव. इसमें हम ये करते हैं. इसी तरह तीसरा पार्ट हमारा होता है मेथडोलॉजी जो कि ब्रीफली डिस्क्राइब करता है हाउ द स्टडी वाज कंडक्टेड इंक्लूडिंग डिजाइन एंड मेथड्स. एंड द फोर्थ वन इज की फाइंडिंग जो कि समराइज करता है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं.
एंड द फिफ्थ पार्ट इज कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशन, जो कि एक्सप्लेन करता है मीनिंग ऑफ योर फाइंडिंग, जो कि आपने की फाइंडिंग में लिखी है और उनका ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या होता है। अब इनको इलस्ट्रेट करने के लिए दीज कंपोनेंट्स, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हम एक रियल एग्जांपल यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट की, जो कि यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, द स्टडी इज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 on contraceptive use and fertility preferences among married women in Turkey। ये 2025 में ये स्टडी पब्लिश हो चुकी है एक रेप्यूटेबल जर्नल में, एंड दिस एग्जांपल प्रोवाइडेड क्लियर framework for understanding each section। So let's go through this example। अब इसकी पर्पस क्या है? सबसे पहले पर्पस इन्होंने ये एब्स्ट्रैक्ट की एक एग्जांपल है जिसको अगर आप देखें तो सर ये पूरा मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने लिखा है पर्पस, देन डिजाइन, देन मेथड, एंड आफ्टरवर्ड फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड क्लिनिकल एविडेंस, कीवर्ड्स। ये पूरा एक एब्स्ट्रैक्ट है जिसको उन्होंने मैंने उस आर्टिकल में से आपके लिए निकाला है। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन as per a component of abstract। Introduction, the first one is introduction and the background। इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड सेक्शन में अगर आप देखें तो ये स्टेज सेट करता है आपकी रिसर्च के लिए, और इट शुड ब्रीफली एक्सप्लेन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ योर स्टडी कि व्हाई इट इज रेलिवेंट, क्यों ये स्टडी रेलिवेंट है, क्यों की गई। दिस इनिशियल स्टेटमेंट जो होती है हेल्प करती है रीडर को अंडरस्टैंड करने में आपकी स्टडी की इम्पोर्टेंस और मोटिवेशन बिहाइंड योर वर्क। अब ये जो हमारा हमने एब्स्ट्रैक्ट एज एग्जांपल यूज किया है तो उसमें उन्होंने जो लिखा है वो है द एम ऑफ दिस स्टडी इज टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एंड फर्टिलिटी प्रेफरेंसेस ऑफ मैरिड वुमेन लिविंग इन टर्की। तो अगर हमारी इस एग्जांपल में देखें तो ये सेंटेंस जो है इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर देता है कि स्टडी का फोकस और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली जो है हाईलाइट कर रहा है कि जो कोविड-19 का अफेक्ट आया था एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, और इस चीज ने स्टडी को इम्पोर्टेंस दे दी है। द सेकंड पार्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव। बैकग्राउंड के बाद हमें क्लियरली आर्टिकुलेट करना है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम और गैप जो हमने एग्जिस्टिंग नॉलेज में देखा है वो क्या है, और ये स्पेसिफिक नॉलेज गैप जो है हमें लीड करता है हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव की तरफ, और जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जिसको हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये आंसर करता है फंडामेंटल क्वेश्चन जो हम पूछते हैं कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, आप करना क्या चाह रहे हो, आप क्या निकालना क्या चाह रहे हो। तो जो हमारा abstract in example है, अगर आप देखें the aim of this study is to examine the effect of COVID-19 pandemic on contraceptive use and fertility preferences and behavior। ये उसमें उन्होंने लिखा हुआ है abstract में। अगर अब आपने देखा होगा कि objective is presented with utmost clarity, बहुत क्लियर है और कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है about the study primary goal। This directness is crucial for engaging readers and conveying the precise scope of your research। अगर इस तरह का क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो रीडर शायद आगे ना चल पाए। द थर्ड पार्ट इज मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी जो सेक्शन है हमें प्रोवाइड करता है और कंसाइज ओवरव्यू ऑफ कि हम स्टडी कंडक्ट क्या करने जा रहे हैं। जो की फोकस होता है इसका ये अप्रोच पे होता है और मेन मेथड्स पे होता है, रादर देन कि हम उनको सारी प्रोसीजर डिटेल बताएं। मेथड चूंकि मेथोडोलॉजी का सेक्शन जो हम लिख रहे हैं वो सेक्शन नहीं लिख रहे हैं, उसमें 2-4 बस एक जुमले लिखने होते हैं, तो हमें बहुत प्रिसाइज जो है इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है जो हमारा अप्रोच तक ही मेन मेथड तक ही रहता है। ये रीडर को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है कि क्या ये रिसर्च एक अच्छे मेथड से हो रही है और उसकी जनरलाइजेबिलिटी क्या होगी। तो अगर हमारे एब्स्ट्रैक्ट में देखें तो उन्होंने लिखा है कि दिस स्टडी यूज अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, इट वाज वेब बेस्ड and included 327 married women data were collected using a 52 item questionnaire
covering socio-demographic factors, obstetric history, contraceptive use, fertility preferences, and the effects of COVID-19. Chi-square test or McNamara and Wilcoxon assigned rank test were used for analysis. अगर आप इसमें देखें इस एग्जांपल में तो स्टडी क्रॉस सेक्शनल है, ये बता दी कि टाइप ये है, सैंपल साइज क्या है, ये बता दिया कि 327 है, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट बता दिए कि 52 आइटम क्वेश्चन यूज किया गया है और स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो लगाए गए वो भी सारे ये काय स्क्वायर मैक्नेमर एंड विल्कोसन साइन रैंक टेस्ट बता दिए गए। अब ये जो आपने इतनी 4 या 5 लाइनों में डिटेल देखी तो आप देखेंगे कि दिस इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इन योर फाइंडिंग विदाउट रीडर्स को बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझाने की बजाय। अगला जो हमारा सेक्शन है दैट इज की फाइंडिंग। की फाइंडिंग जो होती हैं दिस सेक्शन इज कोर ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट, जो जहाँ पे आप प्रेजेंट करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट जो फाइंडिंग होती है जो आपने स्टडी के थ्रू डिस्कवर किया है वो आप समराइज करके उन लोगों को बताते हैं। दीज फाइंडिंग जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड नॉवेलिटी ऑफ योर रिसर्च, क्या इम्पैक्ट है, नॉवेलिटी क्या है। जैसे अगर आप इसमें देखें कि सर्विस डिस्ट्रप्शन उन्होंने जो बताई हैं 1 in 5 women reported interruption in contraceptive services due to COVID-19. Modern contraceptive, no significant change was observed in the modern contraceptive in the use of modern contraceptive methods. Traditional method, a notable increase occurred in the use of traditional methods, particularly coitus interruptus. Fertility desire, the desire to have children significantly decreased following the pandemic. Pregnancy outcome, rates of unintended pregnancies and elective abortion showed a decrease. अगर आप इन फाइंडिंग को देखें तो ये कन्वे कर रही है कि पैंडेमिक ने डायरेक्टली जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर और चॉइसेस थी उसको किस तरह इन्फ्लुएंस किया है एंड दिस इज ऑफरिंग टेंजिबल एंड मेरेबल इंसाइट इनटू अ क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ इशू, वो उन्होंने पॉइंट्स में आपको दे दिया है। The next part of the abstract is conclusion and clinical implications. Finally, हम उस पार्ट पे एब्स्ट्रैक्ट के आए हैं कि जो कि इसका फाइनल सेक्शन है और ये आपके रिजल्ट्स जो है एक्सप्लेन करता है, उसे रैप अप करके बताता है कि what matters and why it matters, ये दो चीजें ये करता है। अगर आप ये देखें कि जो हमारा एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट है उसमें जो उसकी कंक्लूजन करती है वो कहता है कि कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक पीरियड देयर वाज अ डिक्रीज इन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज एंड इलेक्टिव अबॉर्शन, और मॉडर्न जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज है वो चेंज नहीं हुए सिग्निफिकेंटली बट ट्रेडिशनल मेथड इंक्रीज फर्टिलिटी डिजायर रेट। और जो क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है उसकी वो अगर आप देखें तो फैमिली हेल्थ सेंटर जो है उन्होंने शुड असेस द नीड्स ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज और प्लान स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन टू इंश्योर कंटिन्यूस एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होनी चाहिए और इसी तरह मेंटेन करना चाहिए सर्विसेज अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस सच एज कोविड-19 पैंडेमिक। अब ये स्टडी हमें बताती है कि हाउ द स्टडी कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। अब एक स्टडी ने उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है वो बहुत अच्छे से बताती हैं। तो दिस इज द लास्ट पार्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टू समराइज एंड कंक्लूड द फाइंडिंग ऑफ योर स्टडी। इसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये आपके स्टडी को की विजिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए होते हैं और एज ए फाइनल स्टेप वी ऐड 3 to 5 कीवर्ड जो कि हमारी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर इस एग्जांपल में आप देखें एब्स्ट्रैक्ट की तो कीवर्ड्स वर कोविड-19, कॉन्ट्रासेप्टिव, फर्टिलिटी प्रेफरेंसेस और वुमेन। These keywords ensure that the study on the COVID-19 impact on reproductive health is easily discoverable by those
researching related topic, increasing its readership and potential impact. तो कीवर्ड होना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। अब ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई कि देयर वर 5 स्टेप्स और उसको कैसे लिखते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए। आपने ये सारी चीज़ें जो कंप्लीट करनी होती है वो 150 टू 250 वर्ड्स में करनी होती है और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर जर्नल कि वो एब्स्ट्रैक्ट में कितने वर्ड मांगता है। Let's try to refine abstract with the help of different AI tool. तो उसमें क्या होता है कि आपने एक ड्राफ्ट कर लिया अपना एब्स्ट्रैक्ट, तो AI tool can be invaluable for refining and polishing your writing, ensuring it meets the highest academic standard. These tools can significantly enhance your abstract quality or readiness for the publication. सबसे पहले जो एक मैं आपको कहूँगी तो एकेडमिक टोन और क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए आप यू कैन यूज़ जेनी एआई। ये इम्प्रूव करता है एकेडमिक टोन, क्लैरिटी, फ्लुएंसी और आपकी जो लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा प्रोफेशनल बना देता है। तो यू कैन यूज़ जेनी एआई। प्लेजरिज्म अगर आपने डिटेक्ट करनी है तो आप जो टूल यूज़ कर सकते हैं JPT-0 टू चेक फॉर एनी एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म और हाई AI जनरेटेड कंटेंट। ये किस लिए होता है कि इंटेग्रिटी को आपके मेंटेन करता है, एकेडमिक इंटेग्रिटी को। इसी तरह ग्रामर और फ्लो के लिए आप ग्रामरली या एनी अदर टूल कैन यूज टू सी द स्ट्रक्चर और लॉजिक और उसका लॉजिकल फ्लो देखने के लिए, ये देखने के लिए कि आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फ्री फ्रॉम एरर है और ये इजी टू रीड है। By integrating these AI tool into your workflow, you can create a polished publication ready abstract in a fraction of time. और अक्सर जो होता है कि जब आप एक ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट का, तो by using these AI tools आप अपना जो ड्राफ्ट है उसे बहुत अच्छे से रेडी टू पब्लिश कर सकते हैं within 15 to 30 minutes. And this is the actually the end of writing an abstract. After this we are going to write a research paper. तो उसके लिए हमारी अगले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि how can we write a research paper. Writing a research paper with free AI tools. जो research papers होते हैं start the second phase of this video, this master class, that is introduction to research paper writing. This is the toughest part, I think so, because writing a research paper is just as important as doing research. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इट इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी रिसर्च अपने पीयर्स को, अपने लोगों को और सारी दुनिया को। इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू थ्रू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ राइटिंग आ रिसर्च पेपर, जो कि शुरू होगा फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन टू पब्लिकेशन। और सबसे ज़रूरी बात कि इसमें हम इंक्लूड करेंगे कि हाउ फ्री AI टूल कैन स्ट्रीमलाइन ईच स्टेज। Coming to the first step, choosing a research topic. तो initial step जो होता है वो involve है selecting a research topic. There are three main approaches. उसमें सबसे पहली अप्रोच ये होती है कि आप अपने प्रोफेसर से पूछें, जो आपका सुपरवाइजर है उसकी सजेशंस लें कि क्या पोटेंशियल रिसर्च टॉपिक हो सकते हैं। आपका प्रोफेसर अगर आपके ही सब्जेक्ट का है, आपका जो सुपरवाइजर है आपके ही सब्जेक्ट का है, तो वो इजीली आपको गाइड्स कर सकता है क्योंकि वो बहुत सारी रिसर्चेस कर चुके हैं। तो वो टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उनके कहने पे सजेस्ट कर सकते हैं, उसके आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं और फिर दोबारा से उनसे डिस्कशन के बाद अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट जो कि मेरा ख्याल है इज इक्वली इम्पॉर्टेंट
वो ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है या अपने कॉलेज की जो वेबसाइट है उसको ब्राउज करें कि बाकी फैकल्टी मेंबर या आपके बाकी साथी क्या कर रहे हैं, वो किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, करंटली जो रिसर्च का कल्चर है वो किस तरफ जा रहा है। एंड द थर्ड नंबर इज कि आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। आपने आइडेंटिफाई रिसर्च गैप करने के लिए आपने क्या करना होता है कि आप ब्रॉड एक टॉपिक अपने दिमाग में सोचते हैं कि मुझे इंटरेस्ट इसमें है, मुझे वो चीज़ें उस टॉपिक के बारे में मुझे रिसर्च करनी है, और देन यू रीड रिव्यू पेपर्स और साथ पिन पॉइंट करते हैं अनसॉल्व एरियाज को और उसे शॉर्टन करते जाते हैं। एक रिसर्च जो आपने ब्रॉड शुरू की थी उसे नैरो डाउन करके रिसर्च गैप को टॉपिक पे ले आते हैं। कमिंग टू फाइंडिंग अ टॉपिक, फ्री एआई टूल जो हम असिस्ट कर सकते हैं, ये सबसे पहले अलेसट है जो रेट रिसर्च क्वेश्चन और आइडेंटिफाई गैप। रिसर्च रैबिट है, ये विजुअलाइज रिसर्च नेटवर्क्स एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स। रिसर्च रैबिट का एक बहुत ही अच्छा फीचर है दैट इज आस्क। तभी मैं सारे जो भी मैं कह रही हूँ, रिसर्च रैबिट इज माय आपके लिए फेवरेट टूल। इसमें एक फीचर है आस्क जो कि आपको रिसर्च गैप फाइंड करने में बहुत हेल्प आउट कर सकता है। द थर्ड टूल कैन बी अ consensus I will recommend, provide evidence based answer from research paper। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। ये तीनों टूल जो है आपके यूज हो सकते हैं रिसर्च गैप फाइंड आउट करने में और आपका टॉपिक चूज करने में। Coming to the second stage step of the research, that is conducting research. Once your topic is chosen, the next phase is conducting your research. ये एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, थ्योरेटिकल हो सकती है, बट विद द अल्टीमेट गोल ऑफ अनकवरिंग अ नोवेल फाइंडिंग दैट कंट्रीब्यूट टू योर फील्ड। वो जो कंडक्ट आप रिसर्च कर रहे हैं इट शुड कंट्रीब्यूट टू योर फील्ड। कोई नई चीज़ होनी चाहिए, पुरानी घिसी पिटी चीज़ों को आपने लेके नहीं चलना है। जो फ्री एआई टूल आपकी हेल्प कर सकते हैं इस उसमें वो है चैट जीपीटी फ्री। इससे ब्रेनस्टॉर्म करें, स्टडी को डिज़ाइन करें, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएं। इसी तरह एक टूल है ओपन मेटा एनालिस्ट जो कि मेटा एनालिसिस में असिस्ट करता है और उसकी प्लानिंग में। और तीसरा जो फ्री टूल है ये है पबमेड क्यूरी बिल्डर बिल्ड्स एआई असिस्टेंट सर्च क्यूरीज फॉर लिटरेचर। इन दोनों में से अगर आप मुझसे पूछें तो चैट जीपीटी इज द फ्री टूल, not a paid one. I always use free chat gpt and ये brainstorm करने में, डिज़ाइन करने में, conceptual framework देने में और स्टडी का डिफरेंट जो एक रोड मैप है वो बनाने में बहुत हेल्प आउट करता है और बिगनर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। स्टेप 3 लिटरेचर सर्च। आपने स्टेप 3 कैसे करना है? स्टेप 3 लिटरेचर सर्च जो होती है, सबसे पहले तो हमने अपने रिसर्च गैप को डिफाइन करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारे एरिया में जिसमें हम स्टडी करना चाहते हैं उसमें कितनी काम हो चुका है। लिटरेचर सर्च इज द फर्स्ट स्टेप। एक थॉरो लिटरेचर सर्च के बाद हमें ये पता चलता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो ओरिजिनल कैसे हो सकता है और हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके ऊपर बिल्ड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो नॉलेज अगर पहले से है उसको बार बार करने का कोई मकसद नहीं है। यू हैव टू ब्रिंग नोवेलिटी टू योर रिसर्च। तो उस ये द सिंगल मोस्ट बात है लिटरेचर सर्च जो कि आपके रिसर्च गैप को डिफाइन करने में, आपके टॉपिक के अच्छे सिलेक्शन में और आपकी जो ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च और नोवेलिटी में हेल्प करता है। इसके लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं लिटरेचर सर्च के लिए गूगल स्कॉलर प्लस गूगल एआई कर सकते हैं जो कि समराइजेस करता है पेपर को और साइटेशन एक्सट्रैक्ट करता है। सिमेंटिक स्कॉलर कर सकते हैं, ये ऑफर करता है एआई पावर्ड रिसर्च एंड एडवांस फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज भी इसमें हैं। लिट मैप्स कर सकते हैं, मैप साइटेशन और ट्रैक न्यू रेलेवेंट रिसर्च करता है। और सबसे जो मेरा आप कह लेंगे फेवरेट टूल इज पेपर पॉल। पेपर पॉल जो है ये आइडेंटिफाई करता है स्पोर्टिंग
डॉक्यूमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्टिंग करता है और मेंशनिंग साइटेशन। ये बहुत ही एक अच्छा टूल है जो कि इसकी एक अगर आप कहें मुझे तो मैं आई कैन सजेस्ट यू कि मेरे चैनल पे रिसर्च मैप पे मैंने पेपरपाल से हाउ यू कैन डू लिटरेचर सर्च बाय यूजिंग एआई टूल इवन वो भी है। तो इसके ये मेरा आपके कह लें कि पसंदीदा टूल है इन लिटरेचर सर्च। आपके लिए प्रो टिप ये है कि यूज एक्सप्लेन पेपर और हमाटा एआई टू समराइज कम्प्लेक्स पेपर इन सिंपलर लैंग्वेज। ये जब भी आप लिटरेचर सर्च करें तो ये दो एआई टूल ऐसे हैं कि जिसमें आप अपने पेपर्स के जो है उसको समराइज कर सकते हैं और ये आपको सिंपल लैंग्वेज में करके उसकी फाइंडिंग उसके कॉन्सेप्ट समझा सकता है। स्टेप 4 है कि राइटिंग द इंट्रोडक्शन। इन 3 स्टेप्स के बाद अगर हम देखें तो हमने इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। सबसे पहले ये है कि हमने टॉपिक चूज कर लिया, हमने लिटरेचर सर्च कर लिया, अब हम आ रहे हैं इंट्रोडक्शन लिखने की तरफ। तो इंट्रोडक्शन होती क्या है? ये स्टेज सेट करती है हमारी स्टडी के लिए और ये दिस इज अ वाइटल है हमारे स्टडी के लिए कि हमारा कॉन्टेक्स्ट देती है हमारी स्टडी को। इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं जो कि नंबर 1 एज बैकग्राउंड होता है जो कि हमें कॉन्टेक्स्ट उसका बैकग्राउंड देता है, डेफिनेशन देता है, हिस्टोरिकल डाटा एंड रेलेवेंट जो आपके टॉपिक के होता है वो देता है। एग्जिस्टिंग एविडेंस नंबर 2, ये एक कंसाइज रिव्यू ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर देता है इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग एविडेंस। और रिसर्च गैप पहले ही मैंने बताया, क्लियरली आर्टिकुलेट के क्या इससे सॉल्व होगा जो कि पहले एड्रेस नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव है कि आपकी स्टडी क्या अचीव करना चाह रही है और स्कोप है जो कि डिफाइन करता है बाउंड्रीज और लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी। ये 5 चीजें हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन में। अगर आप मुझे वैसे कहें तो इंट्रोडक्शन लिखना इज सच एन ईजी कि मैं सबको कहती हूँ कि इसमें 5 अगर आप पैराग्राफ बना लें विच कैन बी फ्रॉम 7 लाइन टू 10 लाइन, तो और उसमें ये सारे स्टेप बाय स्टेप लिखें तो ये एक अच्छी आपकी इंट्रोडक्शन बन जाती है एट द एंड ऑफ द डे। फ्री एआई टूल जो आपकी हेल्प कर सकते हैं वो फिर मैं कहूँगी सबसे पहले चैट जीपीटी फ्री जनरेट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव जनरेट कर सकती है, और दूसरा जो है एक्सप्लेन पेपर जो कि क्विकली समराइज करता है आपके लिटरेचर रिव्यू को आपके लिए और उसको यूज करके आप ये चीजें लिख सकते हैं। The step 5 in our writing a research paper is material and methods, जो कि डिस्क्राइब करता है डिटेल में ये सेक्शन वो एग्जैक्ट स्टेप्स, वो टूल्स, वो मटेरियल जो आप स्टडी में यूज करते हैं और ये इंश्योर करता है कि इट इज रिप्रोड्यूसिबल बाय अदर्स, क्लैरिटी देता है और प्रिसीजन देता है आपकी स्टडी को। जो फ्री एआई टूल इसमें असिस्ट करते हैं इस सेक्शन को वो भी चैट जीपीटी है फ्री, हेल्प स्ट्रक्चर योर मेथड क्लियरली एंड लॉजिकली। इसी तरह जो दूसरा है टेबल कन्वर्ट डॉट कॉम है जो फैसिलिटेट करता है द क्रिएशन ऑफ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज टेबल फॉर डाटा प्रेजेंटेशन, और कैनवा फ्री जो एनेबल करता है क्रिएशन ऑफ सिंपल सेट इफेक्टिव विजुअल डायग्राम ऑफ योर मेथोडोलॉजी। अच्छा, ये जो जितने भी टूल हैं अगर आप ये देखें तो ये फ्री है, दे जस्ट हेल्प टू प्रोड्यूस द थिंग्स जो कि जिसकी मदद से आप खुद से पेपर को लिख सकते हैं। जो 6 स्टेप है वो है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। इस सेक्शन में क्या होता है कि रिजल्ट ऑफ जो डिस्कशन है ये प्रेजेंट करता है आपकी फाइंडिंग्स को क्लियरली जो कि सपोर्टेड बाय डाटा विजुअल एंड थॉरो इंटरप्रिटेशन से होती हैं। तो ये सेक्शन जहाँ है ऐसा कि जहाँ आप अपने आउटकम ऑफ योर रिसर्च जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हो। फ्री एआई टूल जो आपके रिसर्च के रिजल्ट और डिस्कशन को इन्हांस कर सकते हैं दैट इज जमोवी पीएसपीपी। ये फ्री टूल्स है कंप्रिहेंसिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, और एक है क्यूडीएसिटी टूल है क्वालिटेटिव कोडिंग और एनालिसिस अगर आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, और कैनवा फ्री
चार्ट जीपीटी, इन्फोग्राम, ये प्लेटफॉर्म है फॉर क्रिएटिंग कंपाइलिंग डाटा विजुअलाइजेशन। कैनवा जो फ्री है, अगर आप मुझसे पूछें तो दिस इज माय फेवरेट टूल एंड आई यूज फ्रीक्वेंटली। स्टेप 7, coming to the step 7, that is conclusion of your study. The conclusion क्या करती है, ये समराइज करती है आपकी स्टडी की कंट्रीब्यूशन को टू योर फील्ड, के ब्रॉडर उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है और इसने अपने फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट किया है। ये वाला सेक्शन जो है ये शुड आल्सो इंक्लूड रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर रिजल्ट, और ये फर्दर जो रिसर्चेज होती हैं या फर्दर जिन चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है ये रिकमेंडेशन वो देती हैं। जो एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होती है ये सिर्फ आपकी फाइंडिंग को समराइज नहीं करती बल्कि फ्यूचर जो इंक्वायरीज हैं उसको भी समराइज करती है, और इससे आपकी जो रिसर्च का इम्पैक्ट है वो बढ़ता है। जो आप रिकमेंडेशन में बताते हैं कि ये फ्यूचर में हम ये कर सकते हैं, तो ये आपकी इम्पैक्ट को रिसर्च के इम्पैक्ट को और बढ़ा देता है। जो फ्री है टूल टू हेल्प क्राफ्ट अ पावरफुल कंक्लूजन, वो फिर मैं कहूँगी चैट जीपीटी फ्री असिस्ट इन समराइजिंग की फाइंडिंग एंड देयर इम्प्लीकेशन इफेक्टिवली। अगला स्टेप जो अगर आप देखें तो दैट एज रेफरेंसेस है, हमने रेफरेंसेस लिखने हैं। Accurately crediting all sources is paramount for academic integrity। और ये सेक्शन जो है हर सोर्स को साइट करके आपके पेपर में लिखना होता है। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंट एक साइटेशन स्टाइल फॉलो करना पड़ता है। गो कैन बी वैंकूवर, कैन बी एपीए, और ये जो भी स्टाइल होता है वो आपको अपने जो भी जर्नल है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना पड़ता है। फ्री एआई टूल जो कि स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं योर रेफरेंस मैनेजमेंट, उसमें जो अगर आप देखें तो सबसे पहले है जोटेरो, जो कि कम्प्रिहेंसिव टूल है फॉर मैनेजिंग ऑल योर रिसर्च रेफरेंसिंग। जोटेरो वेब जनरेट साइटेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली फॉर वेरियस स्टाइल। अगर कोई और स्टाइल आपको चाहिए, आप वैंकूवर कर रहे हैं उसको एपीए में करना है, तो ये बहुत ही अहम टूल है। वेब गुरु जो है क्रिएट एआई असिस्टेड रेफरेंसेस लिस्ट विद ईज, बट द माय फेवरेट इज जोटेरो। स्टेप नंबर 9 इन राइटिंग अ रिसर्च पेपर इज, जो कि फाइनल चेक्स और सबमिशन से पहले हमने क्या करने हैं वो है पॉलिश योर पेपर। सबसे पहले दोबारा से एआई टूल यूज करें, उसको पॉलिश करें, उसकी ग्रामर को चेक करें, क्लैरिटी को, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लेजरिज्म, इसको सबसे पहले चेक करें कि प्लेजरिज्म तो नहीं है उसमें। देर आर मेनी एआई टूल जो कि आपको फ्री इसमें हेल्प कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ग्रामर के लिए ग्रामरली फ्री, जो कि ग्रामर और क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज को प्रमोट करता है। उसके बाद है वे हेमिंगवे एडिटर, जो कि सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। जेपीटी जीरो स्मॉल प्योर टूल्स प्लेजरिज्म चेक कर, जो कि ओरिजिनलिटी को करता है। और साइज स्पेस राइटर फॉर्मेट करता है फॉर जनरल सबमिशन। अच्छा, इसमें कुछ नए टूल भी आगे हैं जो कि अभी बहुत कॉमनली यूज होते हैं। उसमें आप पेपर फॉल में भी प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, साइज स्पेस में भी कर सकते हैं, और ये टूल फ्री में आपको 1700 से 2000 वर्ड तक इसकी ओरिजिनलिटी, इसकी प्लेजरिज्म को चेकिंग की सहूलत देते हैं। देन द स्टेप 1 इज प्रेजेंटेशन, अपनी रिसर्च की करना और उसका डिफेंस करना। तो जो स्लाइड आप प्रिपेयर करेंगे प्रेजेंटेशन किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, वाइवा के लिए, तो फ्री एआई टूल जो यूज कर सकते हैं दैट इज ब्यूटीफुल एआई, गामा ऐप या कैनवा फ्री। जो प्रेजेंटेशन मैं अभी आपको दे रही हूँ आई हैव प्रिपेयर्ड ऑन द गामा ऐप, और इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। किसी वक्त इसको मैं ओवरव्यू आपको इसकी वीडियो बना दूंगी। आई एम यूजिंग द फ्री वर्जन। मोस्ट ऑफ जो एआई टूल मैं यूज करती हूँ, मैं कभी भी जो है पेड के लिए नहीं जाती हूँ, ज़्यादातर मैं उसके फ्री वर्जन यूज़ करती हूँ, क्योंकि एआई टूल रोज़ रोज़ हर रोज़ कोई इतने टूल आ रहे हैं कि अगर हम हर एक की पेड वर्जन लेने लग जाएं तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसको अफोर्ड करना। तो पाकिस्तान में रहते हुए या इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में मैं स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली कहूँगी
कि कोशिश करें कि 1 या 2 टूल ऐसे रखें जिसको आप पहले उन्हीं को यूज़ करें और उनमें सारी अपनी एक्सपर्टीज़ करें। इसी तरह जो चैट जीपीटी फ्री वाले में होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन में चूँकि वाइवा होना है, आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर उससे कर सकते हैं, प्रिपेयर। दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने ये देखा कि हाउ कैन वी डू रिसर्च एज वेल एज वी राइट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर, और हम उसको एआई टूल यूज करके कौन कौन से एआई टूल यूज करके रिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट जिसमें आपको अगर कोई मुश्किल है तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं आपके लिए इसकी आउटलाइन भी बना सके प्रेजेंट कर सकती हूँ, या कैन गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो जो आपको लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं वो प्रिपेयर कर दूंगी। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि पब्लिशिंग है, कि हमने उस पब्लिशिंग के लिए अगले पार्ट में हम चलते हैं। ये जो हमारा रिसर्च करने का और लिखने का है कि पेपर हमने कैसे लिखा, ये यहीं पे एंड करते हैं। तो let's meet in the next section. The next part of our video, that is navigating the world of academic publishing. और इसमें मैं आपको बताऊं कि ये this is very interesting topic, and we are here to learn how to shortlist journals. But before get into that, understanding the intricacies of journal selection and the peer review process is crucial for any researcher. और ये जो आपको मैं नीचे डॉक्यूमेंट दिखाने जा रही हूँ या प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ, it will guide you through effective strategy for shortlisting journals and demystifying the peer review journey. और इंश्योर करेंगे हम कि आपको राइट गाइडेंस दें और आप एक स्कॉलरली जो रिकग्निशन है उसको अचीव करें। तो सबसे पहले ये है कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं जिसको आप आंसर करेंगे और अपने पास नोट कर लें कि व्हाट विल बी द इस आंसर। मैं उन क्वेश्चन का आंसर भी आपको दूंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी, ताकि कुछ जो आपकी मिसकंसेप्शंस हैं उनको हम शुरू में ही डील कर लें, और उसके बाद हम पीयर रिव्यू प्रोसेस को मैं कंप्लीटली आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे होता है और कैसे हम जर्नल्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो कमिंग टू द फ्यू क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखे हैं, उसकी तरफ सबसे पहले आते हैं। ये ट्रू और फॉल्स टेस्ट है जो कि पब्लिशिंग नॉलेज को आपके चेक करने के लिए यूज हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एकेडमिक पब्लिशिंग, जो कि क्विज की शक्ल में है, और ईच स्टेटमेंट को आपने ट्रू या फॉल्स बताना है। तो सबसे पहला ये है कि जर्नल फी, जो जर्नल क्या फी मांगते हैं, इज दैट जर्नल इज फेक। अगर एक जर्नल फी मांग रहा है, पैसे मांग रहा है आपके, तो क्या उसे हम फेक कहेंगे या प्रीडेटरी करेंगे? इसका आंसर आप लिख लें। और दूसरा क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट फैक्टर जो है, क्या किसी भी जर्नल की जो क्वालिटी है उसको नापने का इम्पैक्ट फैक्टर ही तरीका है? और तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब हम सबमिटिंग और रिसर्च फॉर द पब्लिकेशन, तो क्या हम अपना पेपर जो है एक से ज़्यादा जर्नल को भेज सकते हैं? ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर लिख दें कि वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। और क्या फोर्थ क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट फैक्टर जो 5 है, इज इट अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर? अबव 5 जर्नल का है तो उसको हम गुड जर्नल कहेंगे। और इसका भी आप आंसर लिख लें कि इज इज ट्रू और फॉल्स। एंड अनदर फिफ्थ क्वेश्चन इज कि जो ओपन एक्सेस जर्नल है, क्या ये पीयर रिव्यू होते हैं? ओपन एक्सेस जर्नल आर नॉट peer reviewed. This is true or false. Coming to the answer of these questions, here जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने कहा था कि जो जर्नल आपको मांग रहे हैं आपसे पैसे, जर्नल आस्किंग फॉर द मनी, क्या वो फेक हैं? तो उसका आंसर था ये फॉल्स है स्टेटमेंट। जो जर्नल एक्चुअली आपसे पैसे मांगते हैं और ओपन एक्सेस जो जर्नल हैं वो जनरली चार्ज करते हैं ऑथर्स को
और ये चार्जेस जो होते हैं फॉर टू कवर द पब्लिकेशन कॉस्ट होते हैं। और हर जर्नल नेसेसरली जो है वो फ्री नहीं होता है, और ये कुछ जर्नल जो पीयर रिव्यू भी होते हैं और ओपन एक्सेस भी होते हैं, वो भी पैसे लगे होते हैं, अक्सर वो रिप्यूटेड होते हैं, पीयर रिव्यू भी होते हैं। तो द स्टेटमेंट जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन की थी, दैट इज फॉल्स। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट हमारी ये थी कि इम्पैक्ट फैक्टर ही क्या एक तरीका है उसको देखने का कि एक जर्नल अच्छा है कि नहीं है, तो वो भी फॉल्स है। इम्पैक्ट फैक्टर इज नॉट द सोल इंडिकेटर ऑफ जर्नल क्वालिटी। जो मैट्रिक्स होते हैं दूसरे, जैसे साइट स्कोर, एच इंडेक्स एंड जर्नल क्वार्टाइल रैंकिंग जो होती है, वो उसको वो भी वैल्यूएबल इंसाइट देती हैं जर्नल की स्टैंडिंग में। तो इम्पैक्ट फैक्टर इज नॉट द ओनली थिंग, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब अगला जो है क्वेश्चन था कि क्या हम अपने जब पब्लिकेशन के लिए अपना बेच रहे हैं अपना आर्टिकल, तो क्या हम एक से ज़्यादा जर्नल को बेच सकते हैं या नहीं। तो वो नहीं बेच सकते, तो उसका जवाब था ट्रू, हम नहीं बेच सकते, क्योंकि आप सिर्फ एक उसको बेचेंगे जर्नल को at one time, or submitting to multiple journals simultaneously is against the ethical guideline। और ये सेल्फ प्रेजरिज्म में भी आ जाता है कि जब आप एक से दूसरे जर्नल को भेज देते हैं, तो आपका सारा जो जर्नल एक में हो गया, तो वो दूसरे जर्नल के लिए सेल्फ प्रेजराइज्ड हो जाएगा, और एथिकली भी ये ठीक नहीं है। आपको अपना जो आर्टिकल है वो एक ही जर्नल को एक टाइम पे भेज सकते हैं। उसके बाद ये है कि हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इम्पैक्ट फैक्टर 5 जिस जर्नल का वो हो, वो अच्छा जर्नल कंसिडर किया जाएगा। तो इन माय ओपिनियन, और दिस इज रॉन्ग, फॉल्स है, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 5 माइट बी एक्सीलेंट इन वन फील्ड, ये फील्ड टू फील्ड में वो करता है, वो फील्ड जहाँ पे स्टडीज बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और बहुत अच्छी रिसर्च हो रही होती है, उसमें इम्पैक्ट फैक्टर 5 में बी लेस, उसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा भी होता है। तो अगर आप ये देखें तो ये हाईली डिपेंड करता है स्पेसिफिक रिसर्च एरिया और उसकी पॉपुलैरिटी पे। अगर तो किसी फील्ड में रिसर्चेस बहुत कम हो रही हैं और बहुत ही कम रिसर्च पेपर आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर 5 भी बहुत अच्छा होगा। तो ये पॉपुलैरिटी पे भी उस एरिया की डिपेंड करता है। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा कि जो पीयर ओपन एक्सेस जर्नल है वो पीयर रिव्यूड नहीं होते, दिस इज फॉल्स, क्योंकि ओपन एक्सेस जर्नल जो हैं वो भी पीयर रिव्यू प्रोसेस पूरा करते हैं, अंडरगो करते हैं, एक रेगुलर किस्म का उनका स्टाइल होता है। और ये जैसे ट्रेडिशनल सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल होते हैं, वो वैसे ही पीयर रिव्यू होते हैं ओपन एक्सेस। और देयर ओपन एक्सेस मॉडल रिलेट्स टू असेसिबिलिटी, उनके क्वालिटी कंट्रोल का उस पर कोई वो नहीं होता कि क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होती। ये सिर्फ एक्सेसिबिलिटी के लिए किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनमें जो जर्नल में उन जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए होती है। तो वेल डन रिसर्चर एंड स्टूडेंट, आपने अभी तक ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट अबाउट द पब्लिकेशन थे उनको क्लियर कर लिया। और ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए बहुत अहम थी कि हम शुरू में ही क्लियर कर लें। तो अभी अगर हम देखें तो हम अगले उसकी तरफ अपने चलते हैं कि द पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है। ये है अ जर्नी टू पब्लिकेशन। पीयर रिव्यू जो प्रोसेस है उस पे को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो पीयर रिव्यू का प्रोसेस है, ये क्रिटिकल स्टेप है एकेडमिक पब्लिशिंग में। ये इंश्योर करता है क्वालिटी और वैलिडिटी ऑफ योर रिसर्च को। ये लेंथी प्रोसेस भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, बट जनरली ये लेंथी ही होता है। और इसकी एक एक स्टेज को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देखें तो दिस इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, ये इतना सीधा प्रोसेस नहीं होता। जब आप अपना आर्टिकल किसी भी जर्नल में सबमिट करवाते हैं, तो सबसे पहले जो होता है वो उसके एडिटर के पास जाता है। ये सबमिशन टू एडिटर अगर आप ये देखें तो हो गई।
और उसके बाद एडिटर की असेसमेंट होती है। असेसमेंट के बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो रिव्यूअर एवेलुएशन होती है। अब रिव्यूअर एवेलुएशन के बाद ये दोबारा एडिटर से होता हुआ डिसीजन और रिवीजन में जाता है। तो दिस इज अ लूप्ड प्रोसेस जो कि बार बार हो सकता है और इट कैन टेक मैनी इवन मैनी वीक्स और मंथ। अब हम इसको अगर देखें डिटेल में तो ये जो प्रोसेस है चूंकि टाइम कंज्यूमिंग है और हाईली इसको आप कह लें कि क्वालिटी वर्क जो है हाईली आप कह लें पेशेंस इसके लिए आपको चाहिए होता है। और चूंकि ये प्रोसेस इसलिए इतना लेंथी होता है या एक रिगरस प्रोसेस है टू मेंटेन स्कॉलरली स्टैंडर्ड। और इसके लिए आपको जो है की अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि पेशेंस एंड सबमिटिंग हाई क्वालिटी वर्क, ये एक की दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आपके इस जर्नी को स्मूथ करेंगे। तो सबसे पहले जो है अगर हम रिव्यू प्रोसेस में देखें, अगर हम ये देखें तो एडिटर्स की इनिशियल असेसमेंट स्टेज 1 है। आपने एक अपना आर्टिकल सबमिट करवा दिया तो आपका रिसर्च पेपर सबसे पहले जर्नल के एडिटर के पास पहुंचता है और एडिटर जो है वो इनिशियल असेसमेंट इसकी करता है। चेकिंग करता है इस चीज़ की कि वेदर आपका पेपर जो है वो उसकी अलाइन करता है जर्नल के स्कोप के साथ और कोई उसमें नॉवेलिटी है, इतनी नॉवेलिटी है कि उसे आगे लेके चला जा सके। और अगर पेपर जो है वो लो क्वालिटी का है या आउटसाइड है वो जर्नल के फोकस के तो ये इमीडिएट रिजेक्शन हो जाती है। फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो उसको आगे लेके जाए। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी देखता है कि प्रॉमिसिंग रिसर्च है और इसमें नॉवेलिटी है, इसमें कोई ऐसी रिसर्च गैप को एड्रेस किया गया है जो पहले नहीं किया गया, तो फिर ये इट मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेज जो कि रिव्यूअर एवेलुएशन होती है। ये जो प्रोसेस है इसका ऑडिटर के पास असेसमेंट के बाद वो स्टेज 2 में रिव्यूअर एवेलुएशन और फीडबैक पे आता है। जब वो तसली कर लेता है कि दिस इज विद इन स्कोप ऑफ माय जर्नल एंड हैव सम नोवेलिटी इंटेग्रिटी, तो फिर वो रिव्यूअर एवेलुएशन और फीडबैक के लिए चला जाता है। और एडिटर्स उसको जब रिव्यूअर्स एक्सपर्ट्स के पास उसी फील्ड के एक्सपर्ट के पास भेजता है तो ये जो रिव्यूअर्स हैं वो अपना फीडबैक देते हैं एग्जामिन करके कि क्या ये रिसर्च डिटेल्ड किस्म की एक उसकी इंस्पेक्शन होती है। और जो रिव्यूअर्स होते हैं जनरली उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे फीडबैक देते हैं और देयर कमेंट्स आर देन शेयर्ड विद द एडिटर। और जो उसको यूज़ करता है इस इनपुट को इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए कि उसका पेपर का आगे क्या बनेगा। और जनरली जो होता है ये अगर तो वो कमेंट्स जो हैं या वो फीडबैक फ्रॉम द रिव्यूअर जो है एक की तरफ से आता है, पहले जाता है वो एक रिव्यूअर्स के पास से दोबारा आपके जिसने सबमिट करवाया है रिसर्चर के पास जाएगा। अगर तो वो माइनर है वो उनको चेंज करवा के दोबारा से सबमिट करवाएगा और एडिटर फिर से उसे रिव्यू करने के बाद जो चेंजेस वो करके भेजता है करने के बाद दूसरे रिव्यूअर के पास भेजेगा और वो दोबारा से एडिटर जो रिव्यूअर है सेकंड रिव्यूअर उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस प्रोसेसेस इंटीग्रिटी क्लैरिटी ये सारी चीज़ों को देखने के बाद दोबारा से अपने कमेंट देगा। और उन कमेंट के बाद जो है स्टेज 3 में एडिटर के डिसीजन एंड रिवीजन्स में जो है उसके प्रोसेस को देखते हैं कि दोबारा से जब एडिटर के पास आता है तो वो क्या करता है। अब बेस्ड ऑन द रिव्यूअर्स कमेंट एडिटर जो है एक डिसीजन बनाता है कि अगर तो फीडबैक बहुत ही नेगेटिव है तो पेपर उसी टाइम पर रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले आती है रिजेक्शन। और अगर रिवीजन रिक्वायर्ड होती हैं तो और पेपर कुछ उसमें मेरिट है उसमें कुछ क्लैरिटी है, कोई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस कर रहा है और कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है
एडिटर जो है रिक्वेस्ट करता है रिवीजन की, और इस तरह ऑथर जो है वो सारे जो है सब एड्रेस करके फीडबैक जो दिया होता है वो उसे रीसबमिट कर देता है एक रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट। और ये रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो री एंटर हो जाता है रिव्यू साइकिल में, और पोटेंशियली अंडरगोइंग फर्दर राउंड्स ऑफ असेसमेंट, और अनटिल इट मीट्स द जनरल स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा एक रिव्यूअर को भेज दिया, ऑडिटर के पास आया, रीसबमिट हुआ, तो वो दोबारा से रिव्यूअर के साइकिल में जाएगा, और उस रिव्यू साइकिल से जब तक वो अप्रूव होके नहीं निकलता और जर्नल के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, उसके साइकिल्स होते रहेंगे, और इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये ऐसा नहीं है कि एक साइकिल के बाद अगर एडिटर्स को फिर लगा कि इसकी वीकनेसेस हैं, और दूसरे रिव्यू ने जब तक ऑथर की सारी चीज़ों को सही से माना नहीं है और उसने ये कमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं दिए हैं, और एडिटर कन्विंस नहीं हुआ है जब तक कि ये पेपर जो है इट हैज़ इंटेग्रिटी, क्लियरिटी, इट इज़ एड्रेसिंग एन इम्पॉर्टेंट research problem, and it is also contributing to the existing knowledge, it has novelty, और उसकी जर्नल्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक है, तब अगला फेज आएगा जो कि एक्सेप्टेंस एंड पब्लिकेशन की फेज है। और जब सारी रिवीजन हो जाती हैं और जो जितनी कमेंट्स और जितनी इम्प्रूवमेंट करनी होती हैं वो हो जाती हैं, तो इट इज़ फाइनली एक्सेप्टेड फॉर द पब्लिकेशन। अब ये जब पब्लिकेशन की स्टेज आ गई है, पेपर देन प्रोसीड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जर्नल्स का होता है, जहाँ ये फॉर्मेटेड होता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल स्पेसिफिकेशन, जो कि जिसमें क्या इंक्लूड होता है कि उसका लेआउट कैसा होगा, फिगर्स क्या होंगी, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन क्या होगी। और ये सारी चीज़ें करने के लिए कि उसका लेआउट कैसा है, फिगर्स है, और उस दौरान भी अगर उनको लगता है कि ये फिगर्स जो हैं हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, ये लेआउट को हमने ऐसे बनाना है, या ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन हमारे नहीं हो उसमें फिट बैठ रही, तो एडिटर जो है वो दोबारा से ऑथर को जो होता है वो भेजता है कि इसको ठीक करके दें, और दोबारा से उस रिवीजन में वो चला जाता है। और फाइनली जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, पेपर जो है प्रोडक्शन से भी फाइनल हो जाता है, तो ये ऑनलाइन पब्लिश हो जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ पब्लिशिंग, कि ये ऑनलाइन पहले होता है, और देन इट गोज़ टू प्रिंट वर्जन। ये एक आखिरी स्टेज होती है कि फिर वो प्रिंट वर्जन में चला जाता है। अब ये सारा जो पीयर रिव्यू प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सबमिशन ऑफ योर आर्टिकल टू द फाइनल प्रोडक्शन पब्लिशिंग इन पेपर फॉर्म, ये एक बहुत ही रेगरस और लॉन्ग प्रोसीजर होता है, जिसमें आपको पेशेंस भी चाहिए और आपको बार बार रिवीजन भी करके देनी पड़ती है। और जितना ज़्यादा रिप्यूटेबल जर्नल होगा, जितना ज़्यादा उसकी एक अच्छा जर्नल होगा, उसकी रिप्यूट अपने फील्ड में अच्छी होगी, ये वाला प्रोसेस उतना ही टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और इसके साथ साथ ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क भी चाहिए होता है। टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ आपको पेशेंस भी करना है, और डे टू डे बेसिस पे जो आपको रिवीजन आती है उसको भी टाइम पे करके देना होता है। अगर आपकी तरफ से डिले हो जाता है, तो जो टाइम उनको रिवीजन में लग के अगली स्टेज पे जाना होता है वो और लेंथी हो जाता है। तो इवन इन मैनी केसेस मैंने ये देखा कि जो इंटरनेशनल जर्नल विद डब्ल्यू कैटेगरी, वो इवन टेक 1 to 2 years टू पब्लिश एन आर्टिकल, और जो एक्स कैटेगरी के हैं उनका भी 1 साल लग जाता है, क्योंकि जिस फील्ड में रिसर्च ज़्यादा हो रही होती है और वो चूज़ अगर कर लेते हैं, और जो करंट प्रॉब्लम होती है उस पर रिसर्च बहुत हो रही होती है, जैसे कोविड 19 का अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे बयान करूँ,
तो उसमें इतने ज़्यादा पेपर कोविड-19 की पैंडेमिक पे आ रहे थे और हर एस्पेक्ट पे आ रहे थे कि जर्नल्स के लिए भी दैट वाज़ नॉट पॉसिबल कि वो फ़ौरन-फ़ौरन से उनका डिसीजन करें और व्यूअर्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे, जो एक्सपर्ट्स थे उनके ऊपर बर्डन बहुत था। तो ये जो बहुत ही नॉवेल किस्म की स्टडीज़ थी वो भी एटलीस्ट 6 मंथ्स लग जाते थे उनको पब्लिश होने में इंटरनेशनल लेवल पे। आपके लोकल जो जर्नल हैं दे कैन स्पीड अप दिस प्रोसेस बट फिर यही है कि वो क्वालिटी ऑफ जर्नल्स का फ़र्क होता है और अगर आप एक डब्ल्यू कैटेगरी के लिए कर रहे हैं तो यू शुड शो पेशेंस एंड मेक श्योर कि आपकी रिसर्च क्वालिटी अच्छी हो, नॉवेलिटी हो, उसमें इंटेग्रिटी हो, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये एक स्टेज हमारी पूरी हुई कि हमने एक प्रोसेस देख लिया कि व्हाट इज़ द रिव्यू प्रोसेस। अब उस प्रोसेस के बाद हाउ कैन वी शॉर्टलिस्ट जर्नल्स, ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चूजिंग द राइट जर्नल इज पैरामाउंट फॉर योर रिसर्च विजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट। अगर आपका राइट जर्नल नहीं है, आप ये देखेंगे बाज़ दफ़े एक बहुत ही मिक्सर जर्नल होता है जिसमें सारी स्पेशलिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, ये भी डाल दें। आप जब उसमें अपनी कोई रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, आप अपना उसमें भेज देते हैं और वो उसमें पब्लिश भी हो जाती है, तो उसकी विजिबिलिटी और इम्पैक्ट वो नहीं होता जो कि आप अगर एक अ, जो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट किस्म का जर्नल है, जो एंटायरली उस प्रॉब्लम या उस सब्जेक्ट को डील कर रहा है, उसमें उसकी अथॉरिटी है, उसमें भेजें और पब्लिश हो तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले जो है अगर हम देखें कि अप्रोच हमारी स्ट्रैटेजिक अप्रोच जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग करने में क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले लिटरेचर सर्वे आइडेंटिफाई करें जर्नल्स वेयर सिमिलर रिसर्च इन योर फील्ड हैज़ बीन पब्लिश्ड। ये नहीं कि कोई भी अगर जैसे पब्लिक हेल्थ वाले जो हैं वो सोशियोलॉजी में करा रहे हैं या मेडिकल के जर्नल जो हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेज में करा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। आपका को जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच यही है कि लिटरेचर सर्वे करें कि आपके फील्ड के जो लोग हैं, आपकी फील्ड की रिसर्च जो है वो कौन से जर्नल में पब्लिश हो रही है। और जर्नल सजेशन यूटिलाइज आप टूल कर सकते हैं फ्रॉम मेजर पब्लिशर जो अल्जेवियर और टेलर एंड फ्रांसिस हैं, इनकी वेबसाइट पे पड़ा होता है। अगर आप इसमें अपना एब्स्ट्रैक्ट डाल देते हैं तो वो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर फील्ड आपके लिए कौन सा जर्नल सूटेबल रहेंगे और ये आपकी फील्ड से कितनी सिमिलैरिटी या मुताबिकत रखते हैं। तो आप उन जर्नल सजेस्टर टूल्स को उन्हीं की वेबसाइट पे डाल के भी कर सकते हैं। द सेकंड स्ट्रेटेजिक जो हमारी अप्रोच है उसका स्टेप है कि हमने वेरीफाई करना है इंडेक्सेशन। इंश्योर करें कि शॉर्ट लिस्टेड जो आपने किए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए हैं जर्नल थ्रू लिटरेचर सर्वे या जर्नल सजेस्टेड टूल से, उनकी इंडेक्स जो है क्या इंडेक्सेशन जो है वो रिप्यूटेबल डेटाबेसेस से है कि नहीं है, जैसे स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है। और उनकी क्रेडिबिलिटी को ज़रूर ज़रूर आप कंफर्म करें बाय गोइंग टू द साइट ऑफ स्कोपस और वेब ऑफ साइंस। ये ऐसा नहीं होता है, बाज़ दफ़ा बहुत सारी जर्नल्स ने लिखा तो होता है कॉमनली जो ओपन एक्सेस जर्नल होते हैं कि दिस इज स्कोपस एंड वेब साइंस इंडेक्स, बट जब आप स्कोपस या वेब साइंस की वेबसाइट पे जाता है तो वो वहाँ पे नहीं होते और उस ईयर में नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि एक जर्नल किसी उस पे चला गया, इंडेक्सेशन हो गई उसकी डेटाबेस से, तो वो उसमें हमेशा रहता है, क्योंकि डेटाबेसेस जो हैं लाइक स्कोपस और वेब ऑफ साइंस ये आपका जो लेवल ऑफ जर्नल है वो कुछ क्राइटेरियाज पे हर साल चेक करते हैं और अगर आपका जर्नल जो आपने सिलेक्ट किया है उस साल के लिए उस डेटाबेसेस में नहीं है तो यू कैन कंफर्म इट बाय गोइंग टू देयर वेबसाइट। और इस तरह से हम प्रीडेटरी जो पब्लिकेशन होती हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। स्टेप थ्री जो स्ट्रेटेजिक हमारी सिलेक्शन में है वो ये है कि स्कोप अलाइनमेंट। हर जर्नल का अपना एक स्कोप है, दिस इज नॉट कि जनरली हर जर्नल जो है वो हर चीज़ ही पब्लिश कर रहा है। जर्नल का स्कोप जो है उसको प्रिसाइजली कवर्स योर पेपर्स टॉपिक। ऐसा नहीं होता कि हम हर जर्नल में अपना
वो भेज सकते हो। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर मेडिकल वाले बायोलॉजिकल साइंसेज में भेज तो दिस इज नॉट अ गुड फिट। तो आपका एक गुड फिट होना चाहिए उसकी स्कोप के मुताबिक, और ये ज़्यादा आपके चांसेस एक्सेप्टेंस ऑफ पेपर के बढ़ाता है। फोर्थ जो एक है स्टेप, दैट इज इम्पैक्ट फैक्टर और मैट्रिक्स को देखना। एक लिस्ट क्रिएट कर लें बेस्ड अपॉन द इम्पैक्ट फैक्टर, और दूसरे क्वालिटी जो भी मैट्रिक्स अभी हमने डिस्कस करी दैट इज साइड स्कोर, एच इंडेक्स वगैरह पे एक लिस्ट बना लें और प्रायोरिटाइज करें। पहले आप हाई रैंकिंग जर्नल्स को, सारी जो आपकी इनिशियल सबमिशन हो उसे देखें कि हाई रैंक जर्नल्स में भेजिए। अगर उसमें उससे रिजेक्शन आ जाती है और आप देखते हैं कि आपका जो आर्टिकल आपने लिखा दैट वाज नॉट ऑफ द क्वालिटी ऑफ दिस बिग हायर रैंकिंग जर्नल के लिए, तो फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप अगले जर्नल्स में भेजते जाएं। बट एक लिस्ट बना लें जो कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, कि सबसे ऊपर हाई रैंक का जर्नल आप लिस्ट कर लें, उसमें भेजें। अगर नहीं है तो सेकंड, देन थर्ड। और इसमें ना कोई भी फैक्टर हो सकते हैं कि मे बी हाई रैंक जर्नल जो आपने एक लिस्ट बनाई है उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हों, यू कांट अफोर्ड दैट। मे बी उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, मे बी उसका टाइम ऑफ रिव्यू बहुत ज़्यादा हो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको शॉर्ट टाइम में चाहिए, तो देन यू कैन गो फॉर द सेकंड चॉइस। और इस तरह हम थर्ड फोर्थ डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने मुताबिक उसको जर्नल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। द फिफ्थ स्टेप पे किसी गाइडेंस, अपने सुपरवाइजर को कंसल्ट करें, जो एक्सपीरियंस रिसर्चर्स हैं उनको करें, अपने पीयर्स को देखें जो पहले ही आपके ही फील्ड के हैं, और उनके पास फील्ड स्पेसिफिक नॉलेज होता है, और उनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं कि जी उसमें हमने करवाया था और उसके चार्जेस ठीक थे, उसका रिव्यू प्रोसेस ठीक था, उसका जो है रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है। तो ये सारी छोटे छोटे क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सुपरवाइजर या आपके पीयर या आपके टीचर जो आपके फैकल्टी आपके साथ इन्वॉल्व होती है वो आपको दे सकती है। तो ऑलवेज सीक गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स एज वेल एज फ्रॉम योर पीयर्स। तो ये एक अच्छा आपको जो है जर्नल सेलेक्ट करने में पब्लिशिंग के लिए ज़्यादा मावन साबित हो सकते हैं। जो एट द एंड ऑफ वी आर कमिंग एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो, तो जो की टेक अवेज हैं फॉर सक्सेसफुल पब्लिशिंग, तो उसमें सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपको एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है, जो कि गाइडलाइन मैं आपको दे रही हूँ। इट कैन एनहांस योर चांसेस ऑफ सक्सेसफुल पब्लिकेशन। सबसे पहले क्वालिटी, always submit the highest quality manuscript to minimize delay and rejection. जो process of writing research है, this is as I already said कि this is equally important कि आप रिसर्च को कंडक्ट कैसे करते हैं। हमें अपनी इंटेग्रिटी, हमें अपनी क्लैरिटी, हमें अपनी जो कहना चाहिए कि एक क्वालिटी है वो मेंटेन करनी है फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, कंडक्टिंग अ मीनिंगफुल रिसर्च से लेके राइटिंग द रिसर्च। अगर आपका मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो क्वालिटी का है, वो उसमें इंटेग्रिटी है, उसमें क्लैरिटी है, तो ये डिलेज को मिनिमाइज करके, रिजेक्शंस को मिनिमाइज करके एक्सेप्टेंस में हेल्प करेगा। द सेकंड थिंग जो कि मैं आपको एक वो दूंगी एडवाइस, दैट बी पेशेंट। पीयर रिव्यू प्रोसेस लेंथी भी होते हैं और आप उसे पेशेंस के थ्रू ही जीत सकते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होता, जितना अच्छा जर्नल होता है, जितना हाई इम्पैक्ट जर्नल होता है, जितना हाई ग्रेड जर्नल होता है, वो उसका जो है रेगरस भी होता है उसका पीयर रिव्यू, और लेंथी भी होता है। तो पेशेंस इज द की फॉर दिस सिचुएशन। एक और बात जो है वो ये है कि वन जर्नल एट अ टाइम, एक जर्नल में एथिकल गाइडलाइन को वो करें, अडेयर करें हमेशा एथिक्स को हर चीज़ में। ना सिर्फ ये कि जर्नल हम हमारी एथिकल गाइडलाइन यही कहती हैं कि हम एक अपना जो रिसर्च है एक टाइम पे एक ही जर्नल में करा सकते हैं, तो सबमिट जस्ट इन वन जर्नल एट अ टाइम।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही आर्टिकल को आप 2-3 जर्नल्स में बेचें, दिस इज़ नॉट एथिकल। और ये एथिक्स जो होती हैं, ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप फर्स्ट स्टेप ऑफ जो रिसर्च है, even from choosing the topic of your research and conducting your research, ये इन सब में आपको एथिकल रहना चाहिए। अगर आप उन सारे स्टेप्स में एथिकल नहीं होते तो एंड में तो आप एथिकल नहीं हो सकते ना, कि जस्ट आपने बाकी सारे एथिकल जरिए यूज़ कर लिए हैं उसको करने में, और एट द एंड ऑफ द डे आप एथिकल हो जाएंगे। अ रिसर्चर शुड remain ethical throughout the journey of the research. So this will ease out आपका सारा जो प्रोसेस है, सारा जो जर्नी ऑफ रिसर्च है, इसको ये ईज आउट कर देगा, इसको ये कन्वर्ट कर देगा उनकी उसमें आसानी में वो कर देगा। इसके बाद अगला है कि लेवरेज जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें, जैसे सजेस्टर टूल्स हैं या एक्सपर्ट एडवाइस है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी एक ने आपको सजेस्ट कर दिया कि ये जर्नल अच्छा है और उसमें आप भेज दें, जब तक आप खुद उसको नहीं देख लेते कि क्या वो जर्नल इस काबिल है कि मैं अपनी रिसर्च इसमें भेजूं और वो करें। इसी तरह एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर यूज़ करें, एक्सपर्ट की हेल्प लें अपनी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को मेंटेन करने के लिए, उसकी क्लैरिटी को, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन। ऑलवेज लिसन एडवाइस ऑफ योर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। आपके अपनी फील्ड के जो लोग होते हैं वो बेहतर आपको एडवाइस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि जो भी आप रिसर्च शुड बी ऑनेस्ट, आपकी ऑनेस्टी को मेंटेन करें, अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करें और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी शो करें। आपकी रिसर्च को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ योर फील्ड, टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। अगर वो चीज़ें नहीं आपकी रिसर्च में, तो आप क्या इतना टाइम लगाने का जस्ट टू पब्लिश वन पेपर शुड नॉट बी योर गोल। आपका गोल एक ब्रॉडर वो होना चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट अपनी फील्ड में क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट एंड रिसर्चर, दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्प हुई है, तो प्लीज़ शेयर इट विद समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग द रिसर्च जर्नी। इट माइट सेव देम मंथ्स इफ नॉट ईयर्स। मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट रिसर्च चैलेंज सो फार। Thank you for watching. Thank you for watching and remain with me in this whole journey of research। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ। इफ़ यू नीड एनी मोर हेल्प, please let me know in the comment, and I will make videos about that. In the next video, inshallah I'm going to overview the journal, the most useful AI टूल जो कि आपके लिए हैं, और उनका मैं ओवरव्यू 4 से 5 जो AI टूल्स हैं जो स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए अच्छे हैं वो करूँगी। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस video, subscribe my channel for more such videos. Thank you so much.